जय हिंद। टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे बाबू, क्या दिक्कत है। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जीएस, ठीक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको आराम से ध्यान से देखिए, हमको लग रहा है आपको काफ़ी लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला नंबर है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है। विकल्प आप ले लीजिएगा। लसाल, पहला विकल्प है लसाल गांव, दूसरा है इस्माइलपुर, तीसरा विकल्प आपका है कटरा और चौथा है आज़ादपुर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है, तो लसालगंज पहला विकल्प सही है। यह पड़ता है महाराष्ट्र में। भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर कितना होना चाहिए। विकल्प है आपका 10 डेसिबल, दूसरा है 20 डेसिबल, तीसरा विकल्प है 30 डेसिबल और चौथा विकल्प है 5 डेसिबल। यानी दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उनके बीच वार्तालाप जो हो रही है, आवाज़ का डेसिबल स्तर कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर रहेगा 30 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर पानी में कितना कैलोरी होती है। 1 लीटर पानी में कितना कैलोरी होती है। तो आपका पहला विकल्प है 25 कैलोरी, 100 कैलोरी, 10 कैलोरी, कोई नहीं। तो 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं होती है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन था 1 लीटर पानी में कितना कैलोरी होती है, 25, 100, 10, कोई नहीं तो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों का न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है। तो विकल्प है आपका राष्ट्रीय कृषि आयोग, दूसरा विकल्प आपका है राज्य सरकार, तीसरा विकल्प है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और चौथा कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, खाद्यान्नों का न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा घोषित किया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई है, तो 1966-67 से 1966-67 से इसकी शुरुआत की गई है। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य हरित क्रांति के समय, हरित क्रांति, इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो मुख्यालय है आपका
नई दिल्ली, नई दिल्ली। हाँ, इसमें देखिए कई क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है खाद्यान्नों का न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की शुरुआत 1966-67 से जो हरित क्रांति हुई स्टार्ट हुई थी उसी समय इसको किया गया था। इसका मुख्यालय यानी न्यूनतम जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है, तो 1965 में हुई थी स्थापना, 1965 में हुई थी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की। हाँ, इसमें अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका कि वर्तमान समय में कितनी फसलों पर न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य मतलब घोषित किया जाता है? तो वर्तमान समय में 23 फसल है, 23 फसल पर न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य घोषित किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प दिया है मुंबई, पहला विकल्प मुंबई, दूसरा है संघाई, तीसरा विकल्प है आपका जोहान्सबर्ग और चौथा है मॉस्को। जोहान्सबर्ग और मॉस्को। तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है संघाई यानी चीन में है। संघाई कहाँ पड़ेगा? चीन। इसका ब्रिक्स बैंक का नया नाम बदल के कर दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय उसी का नाम बदल के किया गया है, तो जब यह संघाई है तो यह भी संघाई हो जाएगा। अब ब्रिक्स में देखिए इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है, तो BRICS यह है। B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया यानी भारत, C से चीन और S से दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो यह 5 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है, तो स्थापना 2006 में न्यूयॉर्क में हुई थी, यानी ब्रिक्स की स्थापना 2006 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यह इसके 5 सदस्य हैं। वर्तमान में इसको प्लस नाम दिया गया है, यानी ब्रिक्स प्लस। अब ब्रिक्स प्लस जब दे दिया गया तो इसमें 5 देश और जुट गए हैं। एक है इथियोपिया, दूसरा है मिस्र, तीसरा है ईरान, चौथा सऊदी अरब और पांचवा जो है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है तो संघाई चीन में पड़ता है, इसका नाम बदल के न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया है। ब्रिक्स में वर्तमान में 10 देश इसके सदस्य हो गए हैं, 10 देश इसके सदस्य हो गए हैं। दस देश इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए। इसमें ब्रिक्स प्लस नाम से इसको जाना जाता है। 2006 में इसकी मतलब गठन स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा नींबू का सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है? क्वेश्चन है नींबू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? विकल्प आपके सामने रहेगा मैक्सिको, पहला विकल्प मैक्सिको, दूसरा है चीन, तीसरा विकल्प है भारत और चौथा विकल्प है ब्राज़ील। तो विश्व में सबसे ज़्यादा नींबू का उत्पादन भारत करता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए।
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प है आपका 29 जून। हाँ बाबू देखिए, इस किनारे नीचे वाली ना, यहाँ वाली, इसके है वाली, ठीक है। 23 जून। दूसरा विकल्प है 20 जून। तीसरा विकल्प है 5 जून और चौथा विकल्प है 27 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस पूछ रहा है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 23 जून जो विकल्प में है, यह बलिदान दिवस मनाया जाता है। अगला 20 जून जो है, यह विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला जो है 27 जून YMSME दिवस मनाया जाता है। YMSME दिवस मनाया जाता है। YMSME का मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। तो नीचे की स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है ना, इधर से देखो बेटा, देख के बताओ। हाँ, अगला क्वेश्चन हम इधर मिटा के बता रहे हैं आपको। पहला इसमें अगला क्वेश्चन है, विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? तो इसमें विकल्प है 13 देश, 31 देश, अगला है 23 देश और 33 देश। तो वर्तमान समय में 33 देश में मतदान अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम, जिसको FCI कहा जाता है, भारतीय खाद्य निगम या FCI की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विकल्प पहला है 1962, दूसरा है 1965, तीसरा विकल्प है 1966 और चौथा है 1960। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। हाँ, इसका मुख्यालय पूछे तो दिल्ली, यानी FCI की मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? तो नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आपका, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्वेश्चन है। विकल्प आप ले लीजिए 23 मार्च, अगला है 30 मार्च, अगला क्वेश्चन है 31 मार्च और अगला जैसे विश्व शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो पहला विकल्प 23 मार्च, दूसरा 30 मार्च, 31 मार्च और अगला विकल्प है 13 मार्च। तो इस विकल्प के हिसाब से शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 लोगों को फांसी दी गई थी। तो इसी फांसी जिस दिन दी गई थी, इसी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, विश्व शहीद दिवस यानी जो हम शहीद दिवस मनाते हैं,
यह भारत में 2 बार मनाया जाता है, एक 23 मार्च को मनाया जाता है, एक 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो विकल्प के हिसाब से तो 23 मार्च हो गया, लेकिन आप याद रखिएगा 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। यानी भारत में शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है, एक बार 23 मार्च को, एक बार 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन नहीं है? सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। बेटा इधर बैठो, इधर बैठ जाओ ना। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विकल्प है, पहला है विश्व डाक दिवस, यह कह रहा है 9 अक्टूबर को। दूसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यह है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। अगला आपका है मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस, यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, यह दिया है 11 जनवरी को। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको, सुमेलित नहीं है। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी सही है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस यही सुमेलित नहीं है। क्यों? कि यह 11 जनवरी को नहीं बल्कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। हम इधर लिख दे रहे हैं 12 जनवरी को, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? पहला विकल्प इसमें है कुषाण काल, कुषाण काल। दूसरा है गुप्त काल। तीसरा विकल्प है हर्षवर्धन काल। और चौथा विकल्प है मौर्य काल। तो उत्तर रहेगा मौर्य काल। सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है। अब क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि कौन बनवाया है? तो इसको अशोक द्वारा बनवाया गया है। सांची का स्तूप कौन बनवाया है? अशोक बनवाया है। कहाँ बना है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल में है। अच्छा, इसका आकार पूछे तो अर्धवृत्ताकार है। सांची के स्तूप का आकार अर्धवृत्ताकार है। अच्छा, सांची के स्तूप का चित्रण 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्रण किया गया है। हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला नंबर, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु। क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विकल्प है आपका, पहला विकल्प है 30 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा विकल्प है 18 वर्ष और चौथा है 21 वर्ष। तो देखिए
लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। यह आपका दूसरा वाला विकल्प सही है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष होती है। मतदान करने के लिए उम्र 18 वर्ष है। और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 21 साल होती है। तो चारों विकल्प क्लियर हो गया होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा था लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितनी होती है, तो 25 वर्ष। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 30 वर्ष। मतदान करने के लिए यानी वोट देने के लिए उम्र कितनी निर्धारित की गई है, तो 18 वर्ष। ग्राम प्रधान यानी प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अच्छा, पहले 21 वर्ष मतदान के लिए उम्र थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन करके उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। तो 61वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, इससे करके मतदान जो किया जाता था 21 साल की उम्र में, उसको घटा के 18 साल कर दिया गया है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, यह राज्यसभा यह लोकसभा है। अब इसी में विधानसभा का चुनाव पूछा जा सकता है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी उम्र 25 वर्ष और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आप। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। क्वेश्चन है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। विकल्प है आपका हिंदू लीग द्वारा, दूसरा विकल्प है मुस्लिम लीग द्वारा, तीसरा विकल्प है ईसाई लीग द्वारा और चौथा विकल्प है सिख लीग द्वारा। तो मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। नीचे किसकी बहुत दिखाई दे रही है? अब उधर से हट बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बेटा बंद कर दो उसको, बंद कर दो उसको, डिस्टर्ब मत करो बार बार। क्या चीज बोलो ना। उसको बुला लो बाबू, बुलाओ। बेटा क्लास में अच्छे से बैठो, बैठ के देखो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका चौरी चौरा घटना कब हुई थी। क्वेश्चन है आपका चौरी चौरा घटना कब हुई थी। विकल्प आपका है 13 मार्च 1922 को, अगला है 5 फरवरी 1922 को, 1922 को, अगला विकल्प है 3 मार्च 1922 को और अगला है 5 मई 1922 को। तो चौरी चौरी घटना जो है, चौरी चौरा घटना, यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अच्छा, इसी के चलते असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस कर दिया गया था। यह चौरी चौरे घटना कहाँ से संबंधित है, तो गोरखपुर से संबंधित है। इसमें बस इसको आप समझिए कि घटना का कारण क्या था। मांस का मतलब समझ में आ रहा होगा। जो मांस होती है, मांस की कीमत बढ़ गई थी, जिससे लोग जाम किए थे
वह उग्र भीड़ जाके थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई। 22 पुलिसकर्मी मार दिए गए, जिससे गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस कर दिए। तो हमको लग रहा है चौरी चौरी घटना पूछ रहा है कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसके चलते कौन सा आंदोलन वापस किया गया था, तो असहयोग आंदोलन वापस कर लिया गया था। चौरी चौरा कहाँ से संबंधित है, तो गोरखपुर से संबंधित है। यह घटना क्यों हुई थी, तो मांस में कीमत जो वृद्धि हो गई थी उसके लिए लोग हड़ताल किए थे, आंदोलन किए थे। इसी भीड़ ने जाके थाने में आग लगा दी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगला नंबर है आपका, हाँ इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ सकता है, चौरी चौरा घटना के समय वायसराय कौन था। वायसराय पूछा जा सकता है, तो लॉर्ड रीडिंग चौरी चौरा घटना के समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं। दाल किसका अच्छा स्रोत है, क्वेश्चन है दाल किसका अच्छा स्रोत है। विकल्प है आपका सामने, प्रोटीन, दूसरा विकल्प है विटामिन, तीसरा विकल्प है आपका कार्बोहाइड्रेट, और चौथा विकल्प है वसा। तो दाल में सबसे ज़्यादा स्रोत किसका होता है, प्रोटीन का होता है। ये सभी लोगों को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन, गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। क्वेश्चन है गदर क्रांति ठीक है, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण पूछ रहा है। प्रमुख कारण क्या था, क्वेश्चन है गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था। तो पहला विकल्प है आपका प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विकल्प है आपका करतार सिंह को फांसी, तीसरा विकल्प है कामागाता मारू, और चौथा विकल्प था लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो देखिए गदर क्रांति आरंभ होने के पीछे क्या प्रमुख कारण था, कामागाता मारू। अब कामागाता मारू क्या था, यह जापानी जहाज था, हम इधर लिख दे रहे हैं, जापानी जहाज था जो जापान से भाड़ा पर लिया गया था। पंजाब के रहने वाले गुरुदत्त सिंह थे, वही भाड़ा पर लिए थे। गुरुदत्त सिंह द्वारा इसको भाड़ा पर लिया गया था। कलकत्ता में बजबज नामक मतलब कि जो बंदरगाह था, कलकत्ता में बजबज नामक बंदरगाह पर इस जहाज को चेक किया गया, यानी जांच हुई। इसमें इस जहाज में 351 यात्री थे, जिसमें से 18 को जान से मार दिया गया, जिसके चलते गदर क्रांति आरंभ हो गई। अब गदर क्रांति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक अगर पूछे तो सोहन सिंह भाखना, और सह संस्थापक पूछे, सह संस्थापक तो इसके हैं लाला हरदयाल थे। अगला क्वेश्चन है, इधर देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था।
तो विकल्प आपका है 1940, 1942, अगला है 1945 और 1946, यह विकल्प है। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में यानी 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन से कई क्वेश्चन बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो चलाकर भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर भी यह आंदोलन चलता रहा, इसलिए इसको स्वतः स्फूर्ति आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो गांधी जी द्वारा दिया गया था 1942 में। अच्छा, क्वेश्चन बन सकता है भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था? भारत छोड़ो का नारा, तो इनका नाम है यूसुफ मेजर अली द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार किसके पास है? किसके पास पूछ रहा है। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार किसके पास है? विकल्प पहला है राज्यसभा, दूसरा विकल्प है उच्चतम न्यायालय, तीसरा विकल्प आपका है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है लोकसभा। तो राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। हाँ, राज्यसभा हटाएगी तो हटाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना अनिवार्य है। सूचना अनिवार्य है। हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य। क्वेश्चन यहाँ है मेरु रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य। मेरु रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पहला विकल्प है द्रव्य स्थानांतरण, दूसरा विकल्प है श्वसन नियंत्रण, तीसरा विकल्प है आपका प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो मेरु रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण। हमको लग रहा है इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका एक नाम मेरु रज्जु का अन्य नाम भी पूछा जाता है, तो अन्य नाम भी आप लिख लीजिए मेंडुला ऑब्लांगेटा, यानी मेरु रज्जु को मेंडुला ऑब्लांगेटा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है ग्लूकोस, दूसरा विकल्प आपका है एस्पिरिन, तीसरा विकल्प आपका है
वैलियम और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्रशांतक औषधि के रूप में वैलियम का प्रयोग किया जाता है। प्रशांतक औषधि क्या होती है? जिसमें मानसिक रोगी को यह दवा दी जाती है, यानी जिनको नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं, उनके लिए प्रशांतक औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला है नृत्य तथा राज्य का सुमेल सही नहीं है। नृत्य तथा राज्य का सुमेल कौन सही नहीं है? तो पहला है मोहिनीअट्टम केरल। दूसरा है आपका कथक उत्तर प्रदेश, कथक यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अगला है यक्षगान कर्नाटक। अगला है आपका भारतनाट्यम, तो इसका है उड़ीसा। तो नृत्य तथा राज्य का सुमेल सही नहीं है, क्वेश्चन है सही नहीं है। तो देखिए मोहिनीअट्टम केरल सही है, कथक उत्तर प्रदेश सही है, यक्षगान कर्नाटक का सही है, भारतनाट्यम उड़ीसा जो दिया है यही सही नहीं है, क्योंकि भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, तो पहला विकल्प है NDP EMP, दूसरा है NDP FC, तीसरा विकल्प है NNP EMP और चौथा विकल्प है NNP FC। तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, NNP FC कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में प्रथम बार गणना 1868 में, 1868 में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई गई थी। प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताई गई थी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तक एक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। चलिए बेटा ठीक, कोई बात। अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली महिला कौन थी? क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली महिला, 1857 क्रांति में भाग लेने वाली महिला कौन थी? विकल्प के हिसाब से हमको छांटना है। पहला विकल्प है कस्तूरबा गांधी। दूसरा विकल्प है भीखाजी कामा। तीसरा विकल्प आपका है सरोजनी नायडू और चौथा विकल्प आपका है बेगम हजरत महल। यहाँ लिख दे रहे हैं बेगम हजरत महल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बेगम हजरत महल हैं,
1857 की क्रांति में भाग लेने वाली महिला कौन थी? तो इन 4 विकल्प में जो है बेगम हजरत महल है। कहाँ से ली थी? लखनऊ से। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। महात्मा गांधी की पत्नी थी। मैडम भीखाजी कामा क्यों महत्वपूर्ण है? विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला, प्रथम महिला हैं। विदेशी धरती पर झंडा फहराने वाली, मतलब भारतीय झंडा तिरंगा विदेशी धरती पर फहराने वाली पहली महिला हैं। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम राज्यपाल महिला, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। तुमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर है? अगला है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो पहला है डायनमो। बेटा उधर से हट जाओ ना, अंधेरा उधर से हटो, उधर से हट जाओ, उधर जाओ, उधर से हट ना। हाँ ठीक है, उधर देखो। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, तो देखिए डायनमो। अगला है माइक्रोफोन। अगला है विद्युत मोटर। अगला है बैटरी। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायनमो। क्लियर हो गया? दुनिया में धान का प्रथम उत्पादक देश। क्वेश्चन है दुनिया में धान का प्रथम उत्पादक देश कौन है? क्वेश्चन है दुनिया में धान का सबसे ज़्यादा, मतलब धान के उत्पादन में प्रथम स्थान वाला देश पूछ रहा है। तो विकल्प आपका है, पहला है चीन, दूसरा है यूएसए, तीसरा है रूस और चौथा है भारत। तो पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन चीन द्वारा किया जाता है। क्लियर हो रहा होगा? अगला है बेटा उधर से हट जाओ ना, इधर से अंधेरा आ जा रहा है ना। हाँ उधर, हाँ गेट दरवाज़ा खोलो। हाँ अगला क्वेश्चन है लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहला विकल्प है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है गांधी जी, तीसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इनके द्वारा समग्र क्रांति का नारा दिया गया था। समग्र क्रांति का नारा, समग्र क्रांति का नारा दिया गया था। हाँ लोकनायक की उपाधि जो है छात्रों द्वारा दी गई थी इनको, छात्रों द्वारा। यानी लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। समग्र क्रांति का नारा इनके द्वारा दिया गया था। लोकनायक की उपाधि छात्रों द्वारा दी गई है। अब दूसरा विकल्प है गांधी जी, इनको राष्ट्रपिता कहा गया है। राष्ट्रपिता
किसके द्वारा कहा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर द्वारा दी गई थी। हाँ, देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। तो एक क्वेश्चन से हम लोग इतना आपको डाटा दे रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? भारत ने धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? भारत ने धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? विकल्प है आपका 3.4%, 4.4%, 5.4% और 2.2%। तो आंसर रहेगा आपका 2.2%। आपको मालूम होगा कि पूरे धरातल पर 71% जल है, जो शेष बच रहा है 29% यह स्थल है। भारत का क्षेत्रफल अगर पूछे, भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, भारत ने धरातल का कितना भाग घेरा हुआ है? तो 2.4% भाग घेरा है। अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी पूछ रहा है, कलिंग की राजधानी कौन थी? विकल्प आपका है तक्षशिला, दूसरा विकल्प है पाटलिपुत्र, तीसरा विकल्प है उज्जैन और चौथा विकल्प है तोसाली। तो जब अशोक कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग की राजधानी जो थी तोसाली थी। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है? पहला क्वेश्चन तो इससे बन सकता है, अशोक जब राज्याभिषेक करवाया था, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी 9वें वर्ष। क्वेश्चन का मतलब है कलिंग राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? तो 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया। 9वें वर्ष, 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष आक्रमण किया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 13वां शिलालेख में मिलता है। 13वां शिलालेख जो था इसमें उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, कलिंग किस लिए मशहूर है? तो हाथी के व्यापार के लिए मशहूर था। हाथी व्यापार के लिए कलिंग मशहूर था। और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इसी विजय के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। धम्म विजय की नीति अशोक द्वारा अपनाई गई। तो हमको लग रहा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आओ बेटा इधर आओ। देखिए, यही जो बच्ची थी बार बार परेशान कर रही थी। टाटा बोलो बेटा, बाय बाय बोलो। यही बार बार परेशान कर रही थी। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।